नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम 23 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट के एग्ज़ाम के पेपर 1 में आए हुए बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यह विश्वास कि बच्चों के व्यवहार को पुनर्बलन और दंड द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रभावित होगा। तो दंड और पुनर्बलन मतलब होता है बच्चे को उपहार देना या ऐसा कार्य करना जिससे कोई प्रक्रिया है उसकी गति हो, उसकी सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि हो। जैसे कोई बच्चा सीख रहा है और थोड़ा बहुत सीखता है तो हम उसको कोई उपहार दे देते हैं या चॉकलेट या उसकी प्रशंसा कर देते हैं, तो क्या होगा, उससे उसे पुनर्बलन मिलेगा और सीखने की प्रक्रिया में गति आएगी। तो यह केवल क्या हो जाएगा, एक पर्यावरण से संबंधित विचार होता है, केवल पर्यावरण। अगला है हमारा, एक बच्चा पेंसिल पकड़कर लिखने से पहले गेंद को फेंक सकता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत के अनुसार है। तो इसका आंसर है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर सिद्धांत, या इसका आशय होता है कि जो तंत्रिका तंत्र के पास वाले अंक होते हैं उनका विकास पहले होता है और जो दूर वाले अंक होते हैं उनका बाद में होता है। एक दिया हुआ सेफेलोकोडल मतलब सिर से पैर की ओर का सिद्धांत हो जाता है। और पैटर्न की एक रूपता मतलब क्या होता है, संसार में जैसे मनुष्य है तो मनुष्यों के विकास का पैटर्न एक ही प्रकार का ही रहेगा कि 2 हाथ 2 पैर जैसा होता है, सभी जगह एक सा रहेगा। अगला है हमारा, मोटर और संज्ञानात्मक विकास होता है। तो मैंने आपको बताया था विकास हमेशा जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, तो इसका आंसर होगा जीवन भर। निम्नलिखित में से कौन बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी है। तो भाई प्राथमिक संस्था या प्राथमिक एजेंसी है बच्चे के सामाजिकरण की परिवार। अगला है, भाषा और विचार पर जिन पियाजे के विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विचार भाषा निर्धारित करते हैं, भाई जैसे हमारे विचार रहेंगे उसी प्रकार की हमारी भाषा निर्धारित होगी। अगला है हमारा, 2 गिलास में समान मात्रा में पानी है, फिर भी अनु को लगता है कि लंबे गिलास में चौड़े लेकिन छोटे गिलास की तुलना में अधिक पानी आता है। जीन पियाजे के अनुसार अनु का यह तर्क किसके कारण है। तो इसका आंसर है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, अनु ने केवल उसकी लंबाई पर ध्यान दिया है कि भाई जो गिलास लंबा है उसमें पानी ज़्यादा आएगा, लेकिन उसने उस गिलास की चौड़ाई पर ध्यान नहीं दिया कि भाई दूसरा गिलास चौड़ा है तो उसमें भी पानी ज़्यादा आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रेशन। अगला है, उत्क्रमणीयता क्रियाओं को उलटने की क्षमता किस चरण की एक बुनियादी उपलब्धि है, जैसा कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में दिया गया है। तो भाई उत्क्रमणीयता मतलब क्या होता है, क्रियाओं को उलटना, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है, एक गणित शिक्षिका अन्य विद्यार्थियों का समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए अधिक कुशल साथियों का उपयोग करता है। भाई एक शिक्षक है, उन छात्रों को मदद करने के लिए या उनको मार्गदर्शन करने के लिए एक अधिक कुशल साथी की सहायता ले रहा है, तो भाई एक हिसाब से सामाजिक सहयोग ले रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विकास पर लेव वाइगोत्स्की के विचारों का आधार है। तो भाई परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक दुनिया। तो भाई लेव वाइगोत्स्की के विचारों का आधार है भाषा और संस्कृति। अगला है, लिंग एक अवधारणा है। भाई इस प्रकार का प्रश्न यदि आपको देखने को मिले तो इसको हमेशा अंग्रेजी में हमें कर लेना है, क्योंकि भाई 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक रहेगा जेंडर, जेंडर एक क्या है, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, और एक रहेगा सेक्स जो कि जैविक अवधारणा है जो प्रकृति प्रदत्त रहती है। तो यहाँ जेंडर दिया हुआ है तो यह एक सामाजिक अवधारणा है। अगला है, नीता सभी प्रकार के जानवर, पौधे, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकृत कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। भाई पौधे, पत्ती, जानवर, जीव जंतु, तो एक हिसाब से प्रकृतिवादी बुद्धि रहेगी। भाई हावर्ड गार्डनर का एक सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत, इससे संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही। इनने बुद्धियों को विभिन्न प्रकार में बांटा हुआ है और उनसे संबंधित एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। अगला है हमारा, एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब देखो हर व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई तीव्र गति से सीखता है, कोई मंद गति से सीखता है, कोई दृष्टिबाधित है, किसी को अलग समस्या है। तो इनको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कक्षा में सभी के लिए सख्त नियम, हमें सख्त नियम नहीं बनाने हैं, आंसर हमारा नहीं होगा। मूल्यांकन के प्राथमिक तरीके के रूप में मानकीकृत पेपर पेंसिल पर हमें ध्यान नहीं देना। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, यह भी गलत रहेगा। ऑप्शन डी, छात्रों को सीखने के विविध अनुभव प्रदान करना ताकि वह अपनी सुविधा अनुसार सीख सकें। अगला है, 8 वर्षीय रोहित के अनुसार चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी का व्यवहार दूसरे द्वारा उसकी अस्वीकृति का कारण बन सकता है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो भाई चोरी करना बुरी बात है, उसको पता है गलत बात है, तो वह अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में अंतर्गत आएगा। अगला है, अपने प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों पर छात्रों के काम के संग्रह को कहा जाता है। भाई आपको एक शब्द मिलेगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब छात्र का संपूर्ण विवरण रखना जो कि विद्यालय के स्तर का रहेगा, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो।
अगला है हमारा प्रगतिशील विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से बच्चे सक्रिय खोजकर्ता बनेंगे। अगला प्रवाह, विस्तार और लचीलापन। भाई प्रवाह, फ्लुएंटली, विस्तार और लचीलापन किसकी विशेषताएं? तो ये रहेंगी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की विशेषताएं हैं। ऑर्थोपोडिक चुनौतियों वाले छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता है। तो ऑर्थोपोडिक चुनौतियों वालों के लिए भाई रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अगला है हमारा डिसलेक्सिया को आमतौर पर वर्गीकृत किया जाता है। भाई डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार है, पढ़ने में समस्या होना मतलब डिसलेक्सिया होना। और पढ़ने में यदि समस्या रहेगी तो हमें क्या रहेगी? सीखने में समस्या, तो सीखने के विकारों का स्पेक्ट्रम। अगला है समावेशी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, समावेशी एक ऐसी कक्षा रहेगी जिसमें हर प्रकार का छात्र उसी एक क्लासरूम में अध्ययन करे और सीख सके। जैसे चाहे उसको कोई व्यक्तिगत भिन्नता रहे या उसको सीखने में मंदता हो, सीखने में समस्या हो, दृष्टिबाधित हो, गामक संबंधी विकार समस्या हो, कोई भी रोग हो, लेकिन वह उसी एक ही क्लासरूम में अध्ययन करे और सीखे। यह होता है समावेशी शिक्षण। तो निष्पक्षता इसका सिद्धांत है। अलगाव और लेबलिंग इसका सिद्धांत नहीं रहेगा, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर सिखाना है। तो अलगाव मतलब होता है अलग करना, और लेबलिंग मतलब अच्छा लड़का, मध्यम या उससे अच्छा लड़का, इन चीज़ों में हमें लेबलिंग नहीं करना है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कथन, कुमार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या के संरक्षण से पहले द्रव्यमान का संरक्षण सीखते हैं। बिल्कुल सही है, कारण सीखना और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में रहता है। भाई सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में हम सीखते हैं। अगला ऑप्शन इसका आंसर रहेगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जब छात्र अवलोकन के माध्यम से व्यवहार सीखते हैं तो उस प्रक्रिया का पहला चरण होता है मॉडल के कार्यों को याद। अवलोकन मतलब किसी चीज़ को देखकर सीखना, उसको ध्यान देकर ऑब्जर्व करके सीखना। तो इसका क्या रहेगा? मेन चीज़, पहली चीज़ रहेगी मॉडल पर ध्यान देना। अगला है, एक शिक्षक के लिए शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? यदि कोई छात्र गलतियां कर रहा है तो उनको समझना शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्यों रहेगा? वह कमजोर और उज्जवल शिक्षार्थियों की पहचान कर सकता है? नहीं। ऑप्शन बी, वह शिक्षार्थियों की विचार प्रक्रिया को समझ सकता है कि भाई ये आखिरकार गलती किस प्रकार या किस कारण से हो रही हैं, और उन कारणों को वह दूर कर सकता है। अगला है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि अधिगम होना चाहिए सामग्री केंद्रित, कतई नहीं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं, अनुभवात्मक, अनुभव से सीखना, ताकि अनुभव से सीखेंगे तो हमें ज़्यादा समय तक याद रहेगा। अगला है, तन्वी परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले गहरी सांस लेने का अभ्यास करती है। वह चिंता से निपटने के लिए खालिस्तान रणनीति का उपयोग कर रही है। भाई परीक्षा शुरू होने से पहले वह गहरी सांस लेने का अभ्यास कर रही है, तो वह चिंता से निपटने के लिए भावना प्रबंधन, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रही है। अगला है हमारा, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान रोहिणी अपनी बड़ी बहन की कहानी की किताबों को पढ़ना पसंद करती है। वह बिना किसी की सलाह के रोहिणी, वो भी मतलब कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के दौरान अपनी बड़ी बहन की कहानियों की किताब को पढ़ना पसंद कर रही है, बाकी ना कि उसको किसी ने कोई सलाह दी है। तो यह क्या है? तो वह आंतरिक रूप से भी प्रेरित है, इसलिए वह स्वयं से पढ़ रही है। अगला है हमारा, बच्चों द्वारा धारण की गई वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं? कि विशेष अवधारणा के बारे में सहज विचार। अगला है हमारा, प्राथमिक कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक रणनीतियाँ प्रभावी हैं? अवधारणा मानचित्रों का प्रयोग सही रहेगा। दूसरा, अमूर्त से मूर्त अवधारणा की ओर बढ़ना, गलत। प्राथमिक कक्षाओं में हमें क्या करना है? मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना है। प्राथमिक कक्षा के छात्र रहेंगे जो यह नहीं समझ सकते, तो उन्हें पहले मूर्त मतलब कोई वस्तु के बारे में या किसी सिद्धांत के बारे में सिखाना है। तो पहले उन्हें मूर्त रूप में वस्तु प्रदर्शित करिए, फिर हम उनको अमूर्त रूप में अध्ययन करा सकते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। तीसरा, विविध सामग्रियों के लिए प्रावधान, यह भी सही है। और चौथा, कहानियों और उपाख्यानों का प्रयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से सभी सूचनाओं को अपनी नोटबुक में कम से कम 5 बार लिखने को कह रही है। तो यह तकनीक है। अत्यधिक प्रभावी, क्योंकि पूर्वाभ्यास और दोहरा सामग्री के सार्थक सीखने में महत्वपूर्ण मदद करता है। भाई यह तकनीक अत्यधिक प्रभावी नहीं होगी। प्रभावी, क्योंकि किसी भी जानकारी को 5 बार से कम दोहराने से तत्काल भूल जाते हो, ऐसा नहीं है। भाई 5 बार से कम दोहरा रहे तो जरूरी थोड़ी है कि हम भूलें, यह भी गलत रहेगा। अप्रभावी, क्योंकि अधिक पूर्वाभ्यास और सार्थक अधिगम के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान रणनीतियां हैं? तो एल्गोरिथमिक, ह्यूरिस्टिक, जो दोनों ही सही है। ह्यूरिस्टिक खोज या अन्वेषण विधि है, महत्वपूर्ण विधि है भाई ये। बिना समझ के परीक्षण और त्रुटि, गलत। कार्यात्मक स्थिरता मतलब कार्य को रोक देना, यह भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरे की विधियां सही रहेंगी। आखिरी प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सी गतिविधि बच्चों के पिछले ज्ञान का उपयोग आगे अधिगम के लिए प्रभावी नहीं है? भाई पिछले ज्ञान का उपयोग कहाँ नहीं होगा? यदि हम रटकर याद करेंगे या रटकर अध्ययन करेंगे तो हमारे पिछले ज्ञान का उपयोग नहीं होगा।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो आए हुए हैं। आप सभी लोग से विनम्र आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो मिल सके, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।